Bismillahirrahmanirrahim. Today is my topic इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का कुछ फॉर्मेट आज डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी का नाम लिखना है एंड आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम। इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड जून 31, 2020। अब जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसका नाम लिखते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट क्यों लाजमी है फॉर द कंपनी? बिकॉज ऑफ इट्स शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी एट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने कहा कि एक मंथ में एंड ऑफ द मंथ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है बिज़नेस की, तो आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आप कह रहे हैं पोजीशन देखनी है बिज़नेस की, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 तरह की होती हैं, लेकिन हम उसमें से इनकम स्टेटमेंट को डिफ़ाइन कर रहे हैं जस्ट वन। तो इनकम स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच शो दी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इसका सेकंड नेम ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, नाउ ये तो फॉर्मेट हमारे पास आ गया कि हमें 3 चीज़ें इसकी लिखनी है। कंपनी का नाम, सेम एंड कंपनी है फॉर एग्जांपल, इनकम स्टेटमेंट है, और किस मंथ या किस ईयर बना रहे हैं वो ईयर मेंशन करना है। देन हम आ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। व्हाट आर द कंपोनेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स। सेल्स को हम कहते हैं रेवेन्यू, या सेल्स को हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू, सर्विसेज रेवेन्यू, या टर्नओवर। टर्नओवर तो कहीं पर भी अगर सवाल में आ रहा है सेल्स, तो भी सेल्स हमें लिखनी है। अगर आ रहा है कि रेवेन्यू, तो भी हमें सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है। या आ रहा है टर्नओवर, तो टर्नओवर भी सेल्स को ही कहते हैं। अब इस सेल्स में से ये नेट सेल नहीं है, ये हमारी ग्रॉस सेल है। अगर ग्रॉस सेल आ रहा है पेपर में, तो आप ग्रॉस सेल का मतलब है इसमें से डिडक्शन अभी बाकी है, तो आप डिडक्शन करेंगे। अगर नेट सेल डायरेक्टली आ रहा है या रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू आ रहा है, तो आप सेम लिखेंगे। देन सेल्स रिटेन, इसमें से माइनस होता है सेल्स में से। यू नो अबाउट द सेल्स रिटेन एंड सेल्स डिस्काउंट। अब सेल्स रिटेन एंड सेल्स डिस्काउंट इज़ अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ सेल। ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, या अपोजिट हैं सेल के। सेल को कम कर देते हैं, इसलिए हम इसको सेल से माइनस कर देते हैं दोनों चीज़ों को। यानी कि सेल्स रिटर्न को, सेल्स डिस्काउंट को, दोनों को माइनस करेंगे, तब हमारे पास नेट सेल एक अमाउंट आ जाएगा। जो फाइनल वैल्यू है इसमें से अब माइनस प्लस नहीं करना है। तो ये कंपोनेंट हमारे नेट सेल का कंपोनेंट यहाँ तक है। यानी कि नेट सेल की आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे, नेट सेल की जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तब आपको ये वाली चीज़ें प्लस माइनस करनी है। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये एक सेकंड कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल तो एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ सेल। अब डायरेक्टली अगर आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपको यहाँ पे अमाउंट लिखनी है और सेल में से माइनस करनी है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, ये वाला अमाउंट आ जाएगा यहाँ तक। यानी कि ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे सेल्स में से। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं है और ये सारी चीज़ें आपको गिवन हैं, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खुद निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फार्मूला देखते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है आपके पास। ओपनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारे पास लास्ट ईयर की सीडी बैलेंस, यानी कि एंडिंग बैलेंस था लास्ट ईयर या लास्ट मंथ का, वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो है वो ओपनिंग बन जाता है। ये हमें डेट से भी पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल 30 जून को बना रहे हैं, तो हमारे पास जो 30 मई या 31 मई की जो इन्वेंट्री होगी, वो जून की स्टार्टिंग बन जाएगी। तो यहाँ डेट से भी पता चल सकता है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो है वो आपकी परचेजेस भी कहलाती है। ठीक है, और गुड्स भी आपके कहलाते हैं। यानी कि ये जो परचेजेस है जो एंड में आपकी रह गई है, उसको आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहते हैं। परचेजेस फिर इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी स्टार्टिंग 10 रुपीज़ थी, 10 रुपीज़ की इन्वेंट्री थी, अब 5 रुपीज़ की मैंने परचेजेस की, तो ये प्लस हो जाएंगे।
ठीक है। तो प्लस होने के बाद टोटल परचेजेज मेरे पास यहाँ तक आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा जिसको मैं कहूँगा टोटल परचेजेज। फिर यही बात सेम जो हमने सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न की थी, वही सेल्स यहाँ पे परचेजेज रिटर्न और परचेजेज डिस्काउंट आ रहा है। अब परचेजेज का कॉन्ट्रा अकाउंट यानी कि परचेजेज को कम करने वाला परचेजेज रिटर्न और परचेजेज डिस्काउंट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ की परचेजेज की है, उसमें से डिस्काउंट मुझे 10 का मिला है, 5 रुपये की चीज़ें मैंने वापस कर दी, तो मेरे पास 15 रुपीज़ लेस करनी है मुझे किससे, 100 से। तो 85 रुपीज़ का अमाउंट आएगा, उसको मैं कहूँगा नेट परचेजेज मेरे पास आ गया। तो ये सेम चीज़ें हैं, टोटल परचेजेज रिटर्न एंड परचेजेज डिस्काउंट आपके परचेजेज को कम कर देता है, सेल्स डिस्काउंट और सेल्स रिटर्न आपकी सेल्स को कम कर देता है। ये दोनों चीज़ें आपकी कॉन्ट्रा अकाउंट है ऑफ द सेल्स, और ये दोनों चीज़ें आपकी कॉन्ट्रा अकाउंट है ऑफ द परचेजेज। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग रखनी है आपको, और उसके बाद आपको परचेजेज रिटर्न, परचेजेज डिस्काउंट इसमें से माइनस करने हैं, तो आपके पास नेट परचेजेज एक वैल्यू आ जाएगी। नाउ जो नेट परचेजेज वैल्यू आ गई, वही अमाउंट जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहलाएगा, सेम एज इट इज़ जो हमारे पास नेट परचेजेज आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो हैं वो हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और हमारे नेट परचेजेज प्लस होने के बाद गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। देन हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं इसमें से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब माइनस करेंगे हम अपने नेट सेल में से, यहाँ से माइनस हो जाएगा, आपके पास जीपी आ जाएगा जिसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि जो बिज़नेस आपने चलाया, आपकी कौन से ऑपरेशन में कौन से खर्चे लगे हैं, एक्सपेंसेस लगे हैं, वो आपको माइनस करने हैं। जैसे सैलरीज़ आपने दी होंगी स्टाफ को, इंश्योरेंस करवाई होंगी मशीनरीज़ वगैरह की, बैड डेट्स आपने डूब गए थे पैसे, वो आपने लगाए होंगे एक्सपेंसेस, और डेप्रिसिएशन चीज़ों की डिडक्शन ऑफ द वैल्यूज़ हो गई होगी, वो भी आपने माइनस की होंगी। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ गया, ये वाला टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जीपी में से माइनस होगा, ये जीपी है, यहाँ पे आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, माइनस हो जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। अदर इनकम का मतलब है और कोई इनकम, यानी कि जो हमारे कोर बिजनेस से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोर नॉन कोर से जो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी शेयर्स में, वहाँ से कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो मेरा अदर इनकम कहलाएगा। उसमें से या किसी चीज़ की कमीशन मैंने ली है, तो वो भी मेरे पास अदर इनकम में आ जाएगा। कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन क्या होता है, जो कमीशन हमने कमाया नहीं है, जो हमारी अर्निंग रेवेन्यू नहीं है, वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो हमारे पास कमीशन इनकम होता है वो हम प्लस कर देते हैं। तो टोटल जब हम मिलाएंगे सारी चीज़ों को, तो टोटल अदर इनकम आ जाएंगे, और टोटल अदर इनकम हमारी टोटल ऑपरेटिंग इनकम से प्लस हो जाएगा। जो अमाउंट आएगा उसको हम कहेंगे नेट इनकम, और नेट इनकम आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है, यानी कि बैलेंस शीट में। थैंक यू।